हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। जिला एक नज़र प्रोग्राम के लिए हमने तय किया था कि बिहार के जिलों को सबसे पहले कवर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम फिर एक बिहार के जिले को कवर करने वाले हैं। अब चूंकि परीक्षा की तिथि फिर से निर्धारित हो गई है, इसलिए आपका ध्यान परीक्षा की तैयारी पर पूरी तरह से बने रहना चाहिए तथा रिवीजन पर बने रहना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही यह बात कि यह जो तैयारी का क्रम है जिसमें कि आप जिला एक नज़र के जिलों को पढ़ रहे हैं, यह न सिर्फ आपकी परीक्षा में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में काम आएगा, बल्कि यह आपके साक्षात्कार में भी काम आएगा। साथ ही यह आपकी जानकारी को अलग से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रोग्राम अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसे देखना और इसे समझना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस जिले के बारे में हम बात करने वाले हैं उस जिले का नाम है भागलपुर। जी हाँ, भागलपुर जिला कहां पर है बिहार के मैप में? बिहार के मैप में आपका भागलपुर जिला है यहां पर। अब आप देखिए तो यह झारखंड से सीमा साझा करता है। किसकी? बिहार की सीमा का साझा करता है झारखंड से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए, अगर यह भागलपुर का मैप है, इस भागलपुर के मैप में आप देखें तो एक मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद कटिहार, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद बांका, उसके बाद मुंगेर, और उसके बाद खगड़िया। तो कुल मिला के कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। और 6 जिले के साथ साथ एक राज्य भी हो गया। ठीक है। अब इसमें अगली बात आती है कि आखिर इस जिले में कितनी नदियां बहती हैं। तो एक तो गंगा, कोसी, बड़वा और चंदन। प्रमुख नदियां गंगा और कोसी है, और उसके बाद बड़वा और चंदन। कुल 4 नदियां हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, जो कि जरूरी हो सकती हैं। अब देखिए यहां पे क्या मिलता है? चीनी मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट। साथ ही 2011 की अगर जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना में बताया गया है कि क्षेत्रफल 2569 कितना वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या कितनी 3,37,766। उसके अलावा जनसंख्या घनत्व 1182, लिंगानुपात 880, साक्षरता दर 63.14%। अब देखिए नामकरण और इतिहास के पन्नों में कौन? भागलपुर जिला। तो नामकरण की बात करें तो भागलपुर का नाम कहा जाता है कि भगदमपुरम से बना है, और भगदमपुरम का एक विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है उसका? वैसी जगह जो भाग्यशाली हो, यानी कि भागलपुर एक ऐसी जगह है जो कि भाग्यशाली है, और उसी से उसका नाम क्या पड़ा? भगदमपुरम, और भगदमपुरम से भागलपुर। अब बात आती है यह तो नामकरण की, लेकिन इतिहास में भागलपुर का क्या नाम था, क्या इसका एक महत्व था? तो उसकी बात करें तो चंपानगर की बात करें तो महाभारत में, महाभारत काल में जो कर्ण था, कर्ण की जो राजधानी थी, कर्ण की राजधानी, उसका नाम क्या था? चंपानगर। साथ में जो चंपा है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? अंग जनपद की राजधानी है। अंग महाजनपद की राजधानी। प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था अंग, और अंग की राजधानी थी क्या? चंपा। अब एक और नाम आता है मालिनी। मालिनी इसी चंपा का पुराना नाम था। मतलब कि चंपा नाम से भी पहले इस जगह को किस नाम से जाना जाता था? मालिनी नाम से जाना जाता था। ह्वेनसांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आया था तो उसने अपनी यात्रा विवरण में चंपा के बारे में भी पर्याप्त जानकारी दी है। इस स्थान से वह यानी कि गुजरा था। अब बात करें एक महिला की जिसका नाम है सुभद्रांगी, जो कि साम्राज्ञी बनी बाद में आगे चल के, क्योंकि जो मौर्य वंश का शासक था, कौन? बिंदुसार। बिंदुसार से इसका विवाह हुआ, और यह सुभद्रांगी का विवाह बिंदुसार से हुआ, और इनका जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था अशोक। ठीक है, यानी कि अशोक की माता कहां से थी? चंपा, यानी कि वर्तमान में जो भागलपुर का क्षेत्र है वहां से थी, और वहां की ब्राह्मण थी। अब उसके बाद कहां कहां पर किसका शासन रहा, उसमें से एक बात यह तय हो जाती है कि भागलपुर में भी किसी के न किसी का शासन रहा होगा। तो इतिहास के क्रम में
नंद, मौर्य, गुप्त, गौड़, हर्ष, पाल, सेन का शासन था। अब यहां पर एक बात आ जाती है हुमायूं की। हुमायूं की एक बात जानना जरूरी है कि उसने 2 से 3 दिन लगभग यहां पर पड़ाव डाला था। क्यों डाला था? शेर शाह सूरी से युद्ध करने के पहले, शेर शाह सूरी से युद्ध करने के पहले उसने 2-3 दिनों का पड़ाव यही भागलपुर क्षेत्र में ही डाला था। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल की, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जिसके अवशेष वर्तमान में मौजूद हैं, वह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की उपस्थिति तब से थी जब नालंदा विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में था, और लगभग इन दोनों को नष्ट करने वाला एक ही व्यक्ति था और उसका नाम था बख्तियार खिलजी। अब बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाला कौन था? धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया और 8वीं से लेकर के 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं शताब्दी के शुरू में जाके यह नष्ट हो गया। अब देखिए यह है कहां पर? भागलपुर में अंतीचक गांव में है। अंतीचक गांव है भागलपुर में, जहां पर इसके अवशेष विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मौजूद हैं। उसके साथ ही यहां पर क्या क्या सुविधा थी यह जान लेते हैं। तो यहां पर 160 विहार मौजूद थे पढ़ाई करने के लिए, तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष भी मौजूद थे। रहने के लिए भी यहाँ सुविधा थी और पढ़ाई करने की भी सुविधा थी। विशेष विषय क्या क्या पढ़ाया जाता था? मतलब बौद्ध ग्रंथों के अलावा भी कुछ पढ़ाया जाता था, जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि ये सब पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि तंत्र की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रमुख कुलपति हुए, आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान। ये क्या हुए? कुलपति। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान कहाँ के कुलपति थे इतिहास में, या इनका संबंध किस जगह से है, तो आप बता सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय से इनका संबंध है। अब देखिए आगे, यहां पर एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। कहां पर? भागलपुर में। कब हुई? वर्ष 1861 में प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का कार्य चल रहा था। इस कार्य में खुदाई का काम हुआ, तो खुदाई में एक तांबे की मूर्ति निकली। यह तांबे की मूर्ति कितनी बड़ी थी? 7.5 फुट, 7.5 फुट। अब 7.5 फुट की यह जो तांबे की मूर्ति थी, इसका ठीक ठाक वजन था, 500 किलोग्राम का वजन था। और ऐसा माना जाता है कि यह जो मूर्ति है गुप्त कालीन है, यानी कि गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ। तो गुप्त काल के शुरुआत में ही इसका निर्माण हो गया था। अब बात आती है गुप्त नालंदा मूर्तिकला शैली के, कुछ लोग इसको कहते हैं, और एक प्रमुख इतिहासकार हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी का यह मानना है कि यह जो मूर्ति है पाटलिपुत्र शैली में बनाई गई है। वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ है? अगर इसको जानना हो तो इसका जवाब होगा कि यह मूर्ति वर्तमान में लंदन में संग्रहालय में मौजूद है। लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। आगे देखते हैं तिलका माझी के बारे में भी जानना जरूरी है। इतिहास में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसे याद रखना जरूरी है। इन्हें जावरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ष 1784 को अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था उसके नेता थे। यानी कि यह इतिहास में एक बड़ी बात हो गई कि 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ आदिवासियों के द्वारा, और पहला विद्रोह था जिसके नेता कौन थे? तिलका माझी थे। संथालों का यह विद्रोह था, और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा था, तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इनको भी याद किया गया था, इसलिए इनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही एक प्रमुख जगह है अजगैबीनाथ। अजगैबीनाथ किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। आप देख सकते हैं यह मंदिर है, और इसी मंदिर के पीछे यह जो आपको पानी दिखाई दे रहा है गंगा नदी का पानी है, यानी कि यह गंगा नदी है, और गंगा नदी के तट पर मौजूद है अजगैबीनाथ। और अजगैबीनाथ क्या है? शिव मंदिर है। और यहाँ पे कुछ खास बात भी है, इसको भी जानना जरूरी है। यहाँ गंगा नदी का नाम क्या है? जानवी। जानवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वजह से आज की डेट में गंगा को जानवी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गंगा का पर्यायवाची हो गया जानवी नदी के नाम के लिए। क्यों? आखिर गंगा को यहाँ पे जानवी क्यों जाना जाने लगा?
क्यों इसका नाम जाह्नवी पड़ा, उसके पीछे एक महत्व की बात है, एक मिथक है छोटा सा, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। हुआ यह था कि जहनु नाम के एक ऋषि थे। इन जहनु नाम के ऋषि ने यहां पर अपना ध्यान लगाते थे इसी स्थान पर। एक जो भागीरथ थे, भागीरथ ने जब तप करके गंगा को जमीन में बुला लिया था, यानी कि धरती में बुला लिया था, तो जहां जहां वो जा रहे थे रथ लेकर, पीछे पीछे गंगा आ रही थी। तो रास्ते में यह जो ऋषि का, जहनु ऋषि का जो कुटिया पड़ी, वहां पर जब गंगा पहुंची तो उसने कहा कि इसे भी मैं साथ में बहा ले जाऊंगी, उनके घर को, उनकी कुटिया को। तो इस बात से जहनु ऋषि काफी नाराज हुए और उन्होंने, कहा जाता है कि पूरा पानी ही गंगा का पी लिया। इस बात से काफी लोग परेशान हो गए। उसके बाद भागीरथ ने काफी मान मनोवल की, और मान मनोवल के बाद यह हुआ कि गंगा नदी को उन्होंने अपने शरीर से वापस बाहर निकाला। और उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि उन्होंने, जहनु ऋषि ने गंगा को अपना एक नाम दिया, पुत्री का नाम दिया, यानी कि वह उन्होंने अपनी पुत्री की तरह उसको माना, और इसी से जहनु ऋषि की पुत्री होने के नाते उनका नाम क्या पड़ा, जाह्नवी पड़ा। तो यह बात तो हो गई गंगा के एक नए नाम जाह्नवी की। अब यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि यह वह स्थान है जहां से गंगा उत्तर की ओर बहने लगती है। उसे क्या कहा जाता है, उत्तर वाहिनी। उत्तर वाहिनी। गंगा उत्तर की ओर सामान्यतः बहती नहीं है, उत्तर दिशा की ओर, लेकिन कुछ कुछ भारत में ऐसे स्थान भी है जहां पर गंगा बह रही, कुछ कुछ स्थान पर कुछ कुछ समय के लिए वह उत्तर वाहिनी हो जाती है। जैसे कि बनारस में भी गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है, और भागलपुर में भी गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। और उत्तर वाहिनी यह जो हो जाती है, इसका एक विशेष महत्व है। जिन जिन स्थानों पर गंगा उत्तर वाहिनी हुई है, उन स्थानों का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व भी बना रहा है। तो फिलहाल जो उत्तर वाहिनी हुई है, इसी स्थान पर हुई है गंगा, भागलपुर में। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है इसी अजगैबी नाथ से ही हुई थी। यहां से ही लोग पानी लेकर, गंगा नदी का पानी लेकर कहां जाते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं बैद्यनाथ धाम। कहां पे, झारखंड में जो देवघर है, बैद्यनाथ धाम क्या है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग में जाते हैं और यहां पर जाकर के शिव जी को गंगा का जल चढ़ाते हैं। तो अब बात आती है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत अगर यहीं से हुई तो की किसने। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत 3 लोगों का नाम लिया जाता है कि इन 3 में से किसी एक ने की है। अपने अपने सबके दावे होते हैं। कहीं कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने की थी, कहीं कहीं कहा जाता है कि परशुराम ने की थी, और एक सबसे बड़ा दावा जो यह है कि श्री राम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से की थी। यहीं से पानी लेकर वो कहाँ गए थे, बैद्यनाथ धाम देवघर गए थे। तो वहां पर जाके उन्होंने शिव जी को जल चढ़ाया था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि कहा जाता है कि जो राम रावण युद्ध हुआ था तो उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इस बात से उन्हें उसका पश्चाताप करना था। इस ब्राह्मण को मारने के पश्चाताप में उन्होंने यहां से कांवड़ यात्रा शुरू की, और उसके बाद उनका यह पश्चाताप पूरा हुआ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किस काल में हुई, तो त्रेता युग में हुई। ठीक है, यह एक मिथक की बात है, ऐसा कहा सुना जाता है, माना जाता है। इतिहास की किताब में यह बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी मान्यता है, मान्यता के आधार पर यह बात कही जाती है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहां से हुई और इसको शुरू करने वाले श्री राम हैं। अब एक और बात आती है कि आखिर यह कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। उसके पीछे एक और वजह भी है, उसको भी जान लेना जरूरी है, जिसका संबंध भगवान शिव से जुड़ा है। भगवान शिव जो है, कहा जाता है कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से क्या हुआ कि बहुत सारा विष निकला। उस विष को भगवान शिव ने क्या किया, विष पी लिया। विष पी लिया। अब भगवान शिव ने विष पी लिया तो क्या हुआ, उन्होंने विष पी लिया था तो एक तो उनका गला नीला पड़ गया था, नीलकंठ हो गए थे। साथ में यह भी जाना जाता है कि उससे उनके शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़े थे। तो उस शरीर में विष का प्रभाव पड़ा तो उनके शरीर में गर्मी भी बढ़ी। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए आज भी लोग क्या करते हैं, आप मंदिरों में देखे होंगे, शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, पानी हमेशा गिरता रहता है, या तो ठंडी ठंडी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और यह जो कावड़ होता है जिसमें गंगा का जल ले जाकर के इससे इन्हें चढ़ाया जाता है, नहलाया जाता है।
तो उसके पीछे का जो बात है, जो मुख्य तर्क है, वह यही है कि उन जो विष का प्रभाव उन पर पड़ा था, उनमें उनकी जो गर्मी बढ़ गई थी, उसे शांत करने के लिए यह कावड़ का जल उन पर चढ़ाया जाता है। अब आगे देखते हैं कहलगांव। कहलगांव भागलपुर का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहां पर मान्यता है कि गुरु वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और ऋषि कोहल ने बहुत ही ज्यादा तप किया था, और इसी दौरान एक वहां पर बटेश्वर महादेव मंदिर भी है। उस बटेश्वर महादेव को हम वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ यहां पर शिव जी की पूजा करते थे, तो उसी शिव जी की जो वह मंदिर था, उस मंदिर वशिष्ठेश्वर महादेव उसका नाम पड़ गया। तो वही वशिष्ठेश्वर महादेव आज हम इसको किस नाम से जानते हैं? बटेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी प्रमुख बातें हैं, जैसे कि तंत्र विद्या का केंद्र था। कौन सी जगह है? यही कहलगांव। और कहलगांव में भी कौन सी जगह है? यह जो बटेश्वर महादेव मंदिर है, इसके आसपास का क्षेत्र जो है, इसे तंत्र विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। बहुत सी लोग तंत्र साधना करने के लिए इस खास क्षेत्र में आते हैं। कहां पर आते हैं? बटेश्वर महादेव मंदिर के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा मंदिर है जिसके सामने एक और मंदिर है। किसका मंदिर है? काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें एक तरफ भगवान शिव जी का मंदिर है और उसके जस्ट सामने काली माता का मंदिर है। इस संयोग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तंत्र विद्या का केंद्र विकसित हुआ, तथा दूर दूर से लोग यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं। इसके अलावा उत्तर वाहिनी गंगा की जो बात हुई थी, इस क्षेत्र में भी उत्तर वाहिनी गंगा मौजूद है। मतलब कि वह जो उत्तर वाहिनी गंगा पीछे से शुरू हुई थी, तो इस क्षेत्र तक वह गंगा मौजूद है। आगे देखते हैं श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र। यह एक मंदिर मान सकते हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के तीर्थंकर किस नंबर के तीर्थंकर हैं? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर। नाम क्या है उनका? भगवान वासुपूज्य। भगवान वासुपूज्य जो 12वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका संबंध किस जिले से है? तो आपको याद रखना है, भागलपुर जिले से है। इसके अलावा यह जो मंदिर है, इसे भी देख सकते हैं, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रमुख स्थल जो कि भागलपुर से हैं, जैसे कि पातालपुरी गुफा। यह कहां पर है? पत्थर घट्टा पहाड़ी। इसके अलावा एक और है शिला मूर्ति समूह। कहां पर है? पत्थर घट्टा पहाड़ी। यानी कि पत्थर घट्टा पहाड़ी में दो क्षेत्र ऐसे हैं, दो जगह ऐसी हैं जो कि भागलपुर में महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक रूप से। एक तो नाम क्या है? पातालपुरी गुफा, और दूसरी शिला मूर्ति समूह। आगे देखते हैं जर्दालू आम। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला। कब मिला? 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग क्या होता है, इस बारे में मैंने कई बार पिछले वीडियो में जिक्र किया है आपसे। तो जिला एक नजर प्रोग्राम अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, पहली बार यहां पर आए हैं देखने के लिए, तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि जीआई टैग क्या है, तथा इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण बातें जो कि अलग अलग जिलों से संबंधित है, वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो 2018 में जीआई टैग मिलता है जर्दालू आम को। जर्दालू आम भागलपुर की एक विशेषता है, तो इसे याद रखना जरूरी है कि जर्दालू आम का संबंध कहां से है? भागलपुर से है। साथ में यह भी याद रखना है कि एक और आम है जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका नाम क्या है? मालदह आम। मालदह आम के लिए भी भागलपुर प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहां पर है? भागलपुर में है। आखिर बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर में क्यों है? क्योंकि भागलपुर को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, और उस नाम को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। रेशम का शहर भी हम कहते हैं भागलपुर को। ठीक है, तो रेशम का शहर भागलपुर को कहते हैं। तो किस प्रकार का रेशम भागलपुर में मिलता है? 3 तरह के रेशम होते हैं। एक तो होता है मलबरी, एक होता है तसर, एक होता है इरी। भारत में इस 3 प्रकार के जो रेशम होते हैं, जिसमें से जो भागलपुर में होता है वह होता है तसर रेशम। इन 3 प्रकार के रेशम में से भागलपुर में कौन सा रेशम होता है? तसर रेशम होता है। तो आपको रेशम का नाम भी याद रखना है। किस प्रकार का रेशम है? तसर रेशम है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इरी है कि तसर है कि मलबरी है। इस नाम का विशेष महत्व है, इसको ध्यान रखिएगा।
और एक बात और, अभी हाल ही में एक कोकून बैंक की स्थापना बांका जिले में हुई है। एक और कोकून बैंक की स्थापना की जानी है, कहां पर की जानी है? कोकून बैंक, कोकून बैंक, कोकून बैंक की स्थापना होगी कहां पर? भागलपुर में। आखिर यह कोकून बैंक क्या है? रेशम बनाने के लिए जो रेशम के कीड़े होते हैं अपने चारों ओर एक आवरण बनाते हैं, उस आवरण से ही रेशम बनता है। रेशम का धागा उसी आवरण से तैयार होता है। उसी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? कोकून नाम से जानते हैं। अभी टारगेट बीपीएससी एक सीरीज भी चल रही थी जो अभी बिहार के लिए पेपर होने वाला है, उसमें भी इस बात को मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था करंट अफेयर के सेशन में। आगे देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के रूप में स्थापित है। कहां पर? बिहार में। बिहार में अगर बात की जाए तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वह मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के रूप में स्थापित है। तो आखिर भागलपुर में इसका क्या महत्व है? तो भागलपुर में इसका ठीक ठाक महत्व है। किसका? हथकरघा उद्योग का। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन स्थल भी चुना गया है। राज्य में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे जिलों में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन कुछ विशेष गांव को ही इसके लिए चुना गया है। किसके लिए? ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में। तो फिलहाल के लिए भागलपुर में नाथनगर ऐसा गांव है जिसे हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास के लिए ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में चुना गया है। उसके बाद देखें और कुछ बात, तो भागलपुर हथकरघा महासंकुल की भी स्थापना की गई है, जहां पर कैसी सुविधा है? हथकरघा वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए बुनाई, रगाई और डिजाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उसके अलावा हथकरघा प्रशिक्षण संस्थान भी है। वह कहां पे है? भागलपुर के बरारी में मौजूद है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो हथकरघा के लिए भागलपुर में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं उसके विकास के लिए। आगे देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला नाम क्यों पड़ा ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में मौजूद था और उसी से इसका नाम दिया गया विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। यह पूरे देश में भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इस बात को याद रखिएगा। अब यह गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रकार का जीव होता है? जलीय जीव होता है। यह बात तो क्लियर हो गई। मीठे पानी में रहता है, मीठे पानी का जीव है जो कि गंगा नदी में मिलता है, समुद्र में नहीं मिलेगा यह गंगा डॉल्फिन। तो इसकी विशेषता क्या है कि यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है। अब बात आती है इसकी स्थापना की, तो कई जगहों पर 1991 देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे हैं जहां पर 1990 भी देखने को मिला है। तो परीक्षा में विकल्प जो आएगा इन दो में से एक ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसको मान के चलिएगा। आगे देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी जान लीजिए क्या है। तो साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, तो आपसे इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। अब साथ में यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन को माना गया है। और यह किस वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब बात करें आईयूसीएन ने जो रेड लिस्ट रेड डेटा बुक है उसमें किस श्रेणी में इसे रखा है? तो इसे संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। अब बात आती है इसके आगे कि आखिर यह देख सकता है या नहीं देख सकता है, इस पे भी सवाल आता है। तो यह देख नहीं सकता, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यह करता क्या है? यह करता यह है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि को छोड़ता है अपने शरीर से, और उसके बाद उस अल्ट्रासोनिक ध्वनि के माध्यम से ही यह पता लगाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी साइज कितनी है, वह किस प्रकार का है, वह क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसका अंदाजा वह किससे लगाता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि से लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कछुआ पुनर्वास केंद्र। कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का एकमात्र कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पर है? भागलपुर में है। और इसकी स्थापना बहुत ज्यादा पहले नहीं हुई है, अभी हाल ही के वर्षों में हुई है।
कछुआ के पुनर्वास के लिए यह शुरू किया गया है। किस जानवर की बात हो रही? कछुआ के पुनर्वास की। क्यों? क्योंकि कछुआ की तस्करी बहुत हो रही थी। उस तस्करी को रोकने पर या उस तस्करी को रोक लेने के बाद क्या होता था कि कछुए प्राप्त होते थे। उन कछुओं को सीधे पानी में जब छोड़ दिया जाता था तो कभी कभी यह होता था कि तस्करी के दौरान कछुओं को किस तरह ले जाया जा रहा है, उन्हें किस तरह से बांध के रखा गया है, कभी कभी कछुए चोटिल हो जाते थे तो उनका इलाज हुआ नहीं और पता चला उन्हें पानी में ले जाके छोड़ दिया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। तो पहले अगर जब भी तस्करी से कोई कछुए प्राप्त होते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है तस्करी करने वालों को, उनसे जो कछुए मिले तो उन कछुओं को पहले यहाँ पर देखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है, उनकी मेडिकल जांच होती है। जब यह लगता है वे स्वस्थ हैं तो उन्हें पानी में छोड़ा जाता है। इसके अलावा अलग से भी अगर कोई कछुआ है और वह देखा पाया जाता है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसका इलाज यहाँ पर लाकर किया जाता है। तो इस प्रकार का यह बिहार का एकमात्र कछुआ पुनर्वास केंद्र है। अब एक बात और जरूरी हो जाती है कि कछुआ की तस्करी करने पर या कोई सोचता है कि कछुओं को पालना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तो इस बात को जानना जरूरी है कि यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके तहत एक शेड्यूल 1 है जिसमें कुछ जानवरों की बात की गई है, कुछ जीवों की बात कही गई है, जिसमें कि कछुए का नाम भी शामिल है। कछुए के अलावा इस शेड्यूल 1 में कौन से जानवर हैं? जैसे शेर भी है, बाघ भी है। तो बात क्या कही गई है वह बात जानना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में जो जानवर हैं या जीव हैं, कछुआ, शेर, बाघ आदि, इनकी तस्करी करने पर कितने साल की सजा होगी? 7 साल की सजा। 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस बात को आपको याद रखना है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। किसके तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। आगे देखते हैं, कदवा में गरुड़ प्रजनन केंद्र। अब गरुड़ प्रजनन केंद्र की बात आई है तो यहाँ पे एक पक्षी का नाम आ रहा है गरुड़, और उसके प्रजनन का केंद्र है कहां पर? भागलपुर में कदवा नाम की जगह है। कदवा में गरुड़ को हिंदू माइथोलॉजी में क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। ठीक है, यह किस प्रकार का होता है? जैसे कि बाज होते हैं, चील होते हैं, उसी प्रकार का पक्षी होता है, लेकिन उनसे भी बड़ा होता है। लेकिन उसकी जो चोंच होती है, इसकी चोंच छोटी होती है उनके अपेक्षाकृत। तो बात आती है कि विश्व में इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि 3 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर इनका प्रजनन केंद्र मौजूद है, जहां पर ये प्रजनन करते हैं। वो 3 जगहें कौन कौन सी हैं? एक तो आपके सामने है कदवा, यानी कि भागलपुर में है। भागलपुर में गरुड़ प्रजनन केंद्र 1 हो गया। उसके अलावा 2 और कौन सी है? एक तो कंबोडिया में है और एक भारत में ही असम में है। यानी कि देखा जाए तो विश्व में 3 जगह गरुड़ प्रजनन केंद्र है, जिसमें से 2 जगह गरुड़ प्रजनन केंद्र की कहां पर है? भारत में ही है। एक तो असम में और दूसरी बिहार में। बिहार में भी कहां? भागलपुर में। इसलिए इस पक्षी का अपना एक विशेष महत्व है। बिहार राज्य की परीक्षा में भी महत्व है, आपकी जानकारी के लिए भी महत्व है, पर्यावरण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह IUCN की लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति की उसमें श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया है। अब बात आती है कि बड़े गरुड़ का विश्व में यह जो तीसरा प्रजनन स्थल है, इस तीसरे प्रजनन स्थल की वजह से इनकी संख्या में कितना इजाफा हुआ है। तो देखा जाए तो दुनिया भर में करीब 1600 गरुड़ों में से सिर्फ 600 कदवा में है। 1600 में से 600 कदवा में, मतलब अगर इन तीनों प्रजनन केंद्रों में बांटा जाए 1600 में, तो यहां पर ठीक ठाक संख्या मौजूद है। बाकी 2 की तुलना में यहां की स्थिति और ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। पिछले 10 वर्षों में यहां की स्थिति में और ज्यादा सुधार भी हुआ है। तो आपको याद रखना है अभी। साथ में यहां पर इसी भागलपुर में सुंदरवन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। मतलब कि गरुड़ को कोई बीमारी हो, कोई चोट लगी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसका इलाज, उसका बचाव करने के लिए एक पुनर्वास केंद्र भी खोला गया है। भागलपुर में ही है। और कहां पर है? भागलपुर में सुंदरवन में, जिसका पूरा नाम देखा जाए तो सुंदरवन गरुड़ पुनर्वास केंद्र इसका पूरा नाम है। तो यह भी कहां पर है? भागलपुर में है। तो यह भी जानना जरूरी हो जाता है। और यह अपने आप में एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र है, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूरे विश्व में एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। यह बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, मंजूषा कला, जैसे मधुबनी चित्रकला होती है,
उसी से मिलती जुलती एक अलग चित्रकला है, बिहार की ही पहचान है, मंजूषा कला। मंजूषा कला क्या है? चित्रकला है। और यह मंजूषा चित्रकला का संबंध सीधे सीधे भागलपुर क्षेत्र से और उसके आसपास के क्षेत्रों से है। तो मंजूषा कला के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें, जैसे कि मंजूषा चित्रकला में क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध कहानियां मौजूद होती हैं, यानी कि इस चित्रकला के माध्यम से एक कहानी को क्रमिक रूप से दिखाया जाता है चित्र बना बना के। लेकिन वह कहानी है किसकी? वह कहानी है बाला, बिहुला और विषहरी की कहानी। बाला, बिहुला और विषहरी, इनको हम जान लेते हैं। ये तीन कैरेक्टर जो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को जानेंगे तो आपको याद रहेगा मंजूषा कला की कहानी क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दरअसल होता क्या है कि एक सौदागर होता है, उसके पास जाती है कौन? विषहरी। अब विषहरी कौन है? ये जो भगवान शिव है, शिव की दत्तक पुत्री मानी जाती है। अब यह शिव की दत्तक पुत्री मानी जाती है विषहरी, यह सौदागर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी पूजा करो। तो सौदागर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा, जबकि यह विषहरी चाहती थी कि मेरी पूजा की जाए, मुझे ज्यादा महत्व दिया जाए। तो यह नाराज होकर क्या करती है कि सौदागर के पुत्र बाला को काट लेती है, जहर देके मार देती है। अब जब इसको जहर प्राप्त होता है, इसे काट लेती है, मर जाता है बाला, तो इसकी पत्नी रहती है बिहुला, यह सती हो जाती है बाला को प्राप्त करने के लिए, और बाला को स्वर्ग में जाकर के वापस ले आती है। इस बाला को कहां जाके ले आई? स्वर्ग से जाकर ले आई। सावित्री की तरह यह स्वर्ग में गई और बाला को वापस लेकर आ गई। कौन? बिहुला। तो ये कहानी किसकी है? बाला, बिहुला और विषहरी की। तो आखिर यह बिहुला स्वर्ग गई कैसे, उसकी भी बात इस कहानी में कही गई है। बिहुला इस स्वर्ग में गई मंजूषा की मदद से। और मंजूषा क्या है? मंजूषा का अर्थ होता है इमारत नुमा नौका। मंजूषा का अर्थ क्या है? इमारत नुमा नौका। इस इमारत नुमा नौका में बैठ करके बिहुला स्वर्ग गई, बाला को वापस लेकर आई। और विषहरी के आगे फिर सौदागर ने कहा कि देखो अब दोबारा इसे मत काटना, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, लेकिन दाएं हाथ से पूजा नहीं करूंगा, तुम्हारी पूजा बाएं हाथ से करूंगा। तो यह बात भी हुई और तब से विषहरी की पूजा आज भी बाएं हाथ से होती है, ना कि दाएं हाथ से होती है। इसके अलावा इसे नाग पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये 5 बहनें थी विषहरी और इन 5 की पूजा की जाती है। अब इस चित्रकला में आप रंग देखिए तो 3 रंग आपको दिख रहे होंगे। एक तो हरा दिख रहा है, एक गुलाबी दिख रहा है और एक पीला दिख रहा है। 3 ही रंग है, हरा, गुलाबी और पीला। आखिर ये 3 रंग क्यों हैं? यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह बहुत पुरानी चित्रकला है और इस चित्रकला का जब विकास हुआ था तो प्राकृतिक रंगों के माध्यम से ही चित्रकला को पूरा किया जाता था, यानी कि इस चित्रकला में प्राकृतिक रंग ही भरे जाते थे। तो प्राकृतिक रूप से जो मौजूद रंग थे, प्राकृतिक रूप से मौजूद रंग कौन से थे? हरा, गुलाबी और पीला। और यही मंजूषा चित्रकला जो है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इतिहास के पन्नों में एक खास समय में भी यह देखी गई है। और किस काल में देखी गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मंजूषा कला के साक्ष्य पाए गए थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, संस्थान और अनुसंधान केंद्र कुछ कितने हैं। तो प्रमुख देख लेते हैं। कुछ की चर्चा हमने पहले ही कर ली है, जैसे कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय। तिलका मांझी कौन है, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। उन्हीं को सम्मान देते हुए एक विश्वविद्यालय बना। उसके बाद बिहार कृषि विद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद भागलपुर, यहां पे क्या होगा? भागलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। TNB लॉ कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा एक शोध संस्थान भी है, उसका नाम क्या है? फल शोध संस्थान सबौर, भागलपुर। तो याद रखिएगा, फल शोध संस्थान सबौर कहां पे है? भागलपुर में है। आगे देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कादम्बिनी गांगुली। इतिहास के पन्नों में इनका नाम भी एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि यह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, पहली
महिला डॉक्टर, इसी को क्या कहते हैं, पहली महिला फिजिशियन जो भारतीय थी। इन्होंने पढ़ाई कहां से की थी, कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी, चिकित्सा शास्त्र की डिग्री ली थी और उसको डिग्री लेने के बाद इन्होंने उस चिकित्सा शास्त्र की डिग्री का उपयोग भी किया। साथ में ना सिर्फ इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई के बाद उसी कार्य को किया, बल्कि चूंकि ये पढ़ी लिखी थी, जागरूक भी थी, तो इन्होंने अन्य कार्यों को भी अंजाम दिया। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी अपनी एक अलग भूमिका है। वह क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला, चूंकि पढ़ी लिखी थी, अग्रणी थी, तो उन्होंने अपने आप को खुद जिम्मेदारी देते हुए उन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें शामिल हुई और सबसे पहले भाषण देने वाली महिला बनी। यानी कि इनके पहले किसी भी महिला ने कभी भी किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण नहीं दिया था। इसके अलावा अब बात आएगी कि आखिर वह कौन सा अधिवेशन है, तो वह 1989 का मद्रास अधिवेशन है। इसके अलावा एक और बात कि 1906 ईस्वी के कोलकाता कांग्रेस के अवसर पर क्या हुआ था कि महिला सम्मेलन हुआ था और उस महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की थी, कादम्बिनी गांगुली ने की थी। और यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतिहास से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए जिले के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।